अस्सलाम वालेकुम। तो प्रीवियस जो है वीडियोस में हम देख रहे थे कि किस तरह से एक डाइसन जो है वो एक डाइसन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जो कि किसके अंडर जो है काम कर रहा होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंडर। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप लोगों को जो है एक डाइसिस का प्रोसेस जो है किस तरह से होता है वो दिखाया गया है। एक डाइसिस को मोल्डिंग भी कहते हैं। तो इंसेक्ट्स में ये जो है द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग इन इंसेक्ट्स बिगिंस विद द सेपरेशन ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम द अंडरलाइंग एपिडर्मल लेयर। ठीक है, एपिडर्मल जो सेल्स होंगे उनसे जैसे ही इसकी सेपरेशन होगी तो उसके बाद जो है वो क्या होता है, आफ्टर द सेपरेशन मोल्डिंग फ्लूइड, जो ये फ्लूइड है इसके अंदर जो है डाइसिस हार्मोन है और भी बहुत से हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व है यहाँ पे मोल्डिंग के प्रोसेस में। Molding fluid is secreted into the space between the old cuticle and the epidermis. Epidermis और old cuticle के दरमियान जो है वो आ गए हैं, ठीक है। This contains inactive enzymes which are activated only after the new epicuticle is secreted, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो एंजाइम्स जो हैं इनएक्टिव हैं, ठीक है, उनको एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है, कब एक्टिवेट किया जाएगा, आफ्टर द न्यू एपिक्यूटिकल इज सिक्रेटेड। ये ऊपर वाली डायग्राम जो है ये वाली, इसमें आप लोग इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये न्यू एपिक्यूटिकल जो है ये बन चुकी है और इससे ऊपर जो है वो ओल्ड क्यूटिकल है। अब ये ओल्ड क्यूटिकल जो है इसको रिमूव कर देना है यहाँ से उसने, ठीक है। पहले सेपरेशन हुई, न्यू एपिक्यूटिकल का बनना शुरू हुआ, यहाँ पे क्यूटिकल बन चुकी है। अब ओल्ड क्यूटिकल जो है उसको शेड ऑफ कर दिया जाएगा और उसके जो कंटेंट्स होंगे उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। द लोअर रीजन्स ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल आर देन डाइजेस्टेड, जिसमें प्रोक्यूटिकल आ जाती है, इसको आप एंडोक्यूटिकल भी कहते हैं उसके लोअर पार्ट को, बाय द एंजाइम्स एंड सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, वो एंजाइम से डाइजेस्ट हो जाएंगे और क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये सारा प्रोसेस जो है इसको क्या कहा जा रहा है, मोल्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेटामॉर्फोसिस। कि किस तरह से मेटामॉर्फोसिस होती है, किस तरह से जो लार्वल स्टेजेस हैं वो कन्वर्ट होती हैं इनटू एडल्ट स्टेजेस। तो वो जो मेटामॉर्फोसिस है इनके अंदर, उसमें भी हमारे पास हार्मोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और उन हार्मोन्स को कहा जा रहा है जुवेनाइल हार्मोन, मतलब इमैच्योर स्टेजेस के अंदर जो हार्मोन्स जो हैं रिलीज हो रहे हैं उनको नाम दिया जा रहा है जुवेनाइल हार्मोन्स। The corpora lata produces and releases small amounts of juvenile hormone. तो corpora lata जो है ये क्या करेगा, ये हार्मोन रिलीज करेगा और ये हार्मोन जो है हीमोसील के अंदर जो है सर्कुलेशन जो है होगी, सर्कुलेटरी सिस्टम से होता हुआ ये कहाँ पे जाएगा, अपनी टारगेट प्लेस के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीमोसील है, हीमोसील किसे कहते हैं, कि इसमें जो सिलोमिक फ्लूइड है और जो ब्लड है वो दोनों जो हैं मिक्स्ड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो समझने वाली है कि जो जुवेनाइल हार्मोन है इनकी कंसंट्रेशंस जो हैं डिफरेंट, वो जो है एक स्पेसिफिक रोल होगा उनका, ठीक है। लाइक लार्ज कंसंट्रेशंस होंगी तो क्या होगा, इंटरमीडिएट कंसंट्रेशंस होंगी तो क्या होगा, और लो कंसंट्रेशंस होंगी तो क्या होगा इन सब में मोल्टिंग का प्रोसेस ही। लेकिन ये कंसंट्रेशन जो है जब वेरी करती हैं तो इसका डिफरेंट से इसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। जैसे कि लार्ज जो कंसंट्रेशन हैं वो जुवेनाइल हार्मोन जो है उसकी क्या करेंगी कि मोल्टिंग करवाएंगी और सेकेंड इमेच्योर स्टेज जो है वो बनेगी। इंटरमीडिएट कंसंट्रेशंस होंगी तो ये मोल्टिंग होगी तो ये थर्ड इमेच्योर स्टेज जो है वो बनेगी। इसी तरह लो कंसंट्रेशंस होंगी तो इस दौरान क्या होगा, हमारे पास मोल्टिंग के प्रोसेस के बाद एडल्ट स्टेज बन जाएगी, ठीक है।
तो ये कंसंट्रेशन हैं जो कि डिटरमाइन कर रही हैं नेचर ऑफ द नेक्स्ट मोल्ड। ठीक है, अगर पहली मोल्टिंग होगी तो उससे सेकंड इमेच्योर स्टेज बनेगी, तो उस दौरान जो है लार्ज कंसंट्रेशंस का होना लाजमी है। सेकंड जो है जो मोल्टिंग होगी उसके बाद क्या बनेगा, थर्ड इमेच्योर स्टेज, तो इसको इसके लिए इंटरमीडिएट कंसंट्रेशंस का होना लाजमी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है लो कंसंट्रेशंस क्या डिटरमाइन करेंगी कि नेक्स्ट जो है मोल्टिंग के बाद एडल्ट स्टेज ये जो है उसको अडॉप्ट कर लो। अब लो कंसंट्रेशंस का एक और रोल है कि जैसे ही लो कंसंट्रेशंस होती हैं इसकी जुवेनाइल हार्मोन की, तो उस दौरान क्या होता है कि जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड था जिसने एक डायसन हार्मोन जो है वो रिलीज करना होता था, उसकी डीजनरेशन हो जाएगी। जैसे ही वो डीजनरेट करेगा, मतलब लो जुवेनाइल हार्मोन की वजह से ये हुआ है ना, तो उस दौरान ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है वो डीजनरेट हुआ, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये एडल्ट फॉर्म में आ गया है। तो एडल्ट फॉर्म अटेन करने के बाद इसमें मजीद मोल्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें जो एक डायसन हार्मोन जिस ग्लैंड ने जो है रिलीज करना था वो ग्लैंड ही यहाँ से डिजनरेट हो चुका है। देन आफ्टर द फाइनल मोल्ट द लेवल ऑफ जुवेनाइल हार्मोन ये अगेन जो है इंक्रीज करता है। अब इंक्रीज करने का जो है उसकी मोल्टिंग के ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इसके इंक्रीज करने से जो है इस ये डिफरेंट जो है इसके एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट होगी, योग सिंथेसिस होगी, और एग मैचुरेशन होगी। तो मतलब पहले ये मोल्टिंग में इन्वॉल्व था, अब जो है ये उसकी जो है डेवलपमेंट में जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमारा जो है टॉपिक यहाँ पे ये क्लोज होता है। उसके बाद फेरोमोन्स हैं उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।